जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पहले तो मौर्यन पीरियड के बचे हुए टॉपिक्स को पूरा करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट मौर्यन एम्पायर की। तो शुरू करते बिना देर किए, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बचा हुआ था दैट वाज रॉक कट आर्किटेक्चर। देखिए, हमने मौर्यन पीरियड के बारे में क्या क्या बात करी थी, पहले तो मैं ये बता दूं आपको। आखिरी लेक्चर में हमने मौर्यन पीरियड के बारे में सबसे पहले ये पढ़ा था कि उसका राइज कैसे होता है। फिर हमने उसके इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में और उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद हमने पढ़ा था एम्परर अशोक के धम्म के बारे में और उनके धम्म के कौन कौन से मैसेजेस थे और किस किस मीडियम से वो मैसेजेस कॉमन लोगों तक कन्वे किए गए थे। अब इसके आगे आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि मौर्यन पीरियड का आर्किटेक्चर कैसा रहा था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा था और साथ ही साथ मौर्यन पीरियड के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा रहा था। तो आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आर्किटेक्चरल एविडेंसेस ऑफ द मौर्यन एम्पायर की। देखिए, मौर्यन एम्पायर एक बहुत ही लार्ज एम्पायर था और एक बहुत वेल्दी एम्पायर भी था। तो जब भी कभी इतिहास में वेल्दी एम्परर्स आते हैं और एक वेल्दी डायनेस्टी होती जो लंबे समय तक रूल करती है, तो वो अपने पीछे बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस छोड़ के जाते हैं। तो वैसे ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मौर्यंस भी अपने पीछे बहुत सारे छोड़ के गए थे। वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में सबसे पहला जो मैं आपको बता रहा हूं वो है रॉक कट केव्स, जिनको एक और नाम से बुलाया जाता है। इन्हें कहा जाता है मोनोलिथिक रॉक कट केव्स। मोनोलिथिक रॉक कट केव्स। अब ये रॉक कट केव्स क्या होती है? दरअसल बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी, उन चट्टानों को एक्स और चिजल से काट काट के अंदर से खोखला कर दिया जाता था और इन चट्टानों के अंदर गुफाएं जैसी बन जाती थी। मतलब कि रॉक को कट करके अंदर से उसको केव जैसा बना दिया और बाहर से उसको बिल्कुल ऐसा रखा जैसे कि कोई एंट्रेंस का गेट हो। इस तरह की गुफाएं ज्यादातर जो एंशिएंट टाइम्स में हमको देखने को मिलती है, लेकिन सबसे पहले तो मौर्यन पीरियड से देखने को मिलती है। मौर्यन पीरियड के बाद भी हमको गुप्ता एम्पायर के दौर में भी इस तरह की रॉक कट केव्स देखने को मिलती है। तो ये जो रॉक कट केव्स होती है, इनका पर्पस क्या होता था, क्यों बनाई जाती थी रॉक कट केव्स? पहले मैं इस रॉक कट केव के बारे में आपको बता देता हूं और उसके बाद फिर हम इसके पर्पस की बात करेंगे। दीज caves started to be built during the Mauryan Empire, Mauryan period. ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, मौर्य काल में इस तरह की गुफाएं बननी शुरू हो गई थी। ठीक है, अभी ऐसी गुफा का एविडेंस हमको कहां से मिलता है? आज की तारीख में हमें एविडेंस मिलता है जिसको कहते हैं बाराबर हिल केव्स। एग्जाम्पल, बाराबर हिल केव। और ये जो बाराबर हिल केव है, ये किस जगह पर सिचुएटेड है? तो इट इज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। एक और नाम से इसको, इस गुफा को पर्टिकुलरली जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज लोमस ऋषि केव। दरअसल इस तरह की केव्स बनाने के पीछे पर्पस ये हुआ करता था कि बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स होते थे रिलीजन के, जैसे भिक्षु होते थे, जो एसेटिक्स होते थे, जो शहरों में नहीं रहते थे, ह्यूमन हैबिटेशन में नहीं रहते थे, घने जंगली इलाकों में रह के मेडिटेशन करते थे या उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया करते थे। तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता होगा इस तरह से जंगल में रहना, ओपन में। तो ऐसे भिक्षुओं के लिए कई राजा, महाराजा, सम्राट इस तरह की चट्टानों को काट कर जंगल के अंदर ही रहने लायक जगह बना देते थे, जहां पर वो रह सकते थे, मेडिटेशन कर सकते थे। और ऐसी ही एक केव हमको देखने को मिलती मौर्यन पीरियड का। एक बड़ा जबरदस्त आर्किटेक्चरल नमूना है ये, जिसको बाराबर हिल केव्स कहा जाता है।
अंदर से फोटोग्राफ है ये इसी गुफा का। ये गुफा आपको इस तरह से, एक बड़ी सी रॉक है तो बाहर से ही आपको दिखाई दे रहा है, और जब आप इसके अंदर जाएंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगा, आपको एक बड़े से हॉल की तरह दिखाई देगा। कई हिस्टोरियंस ये भी बात कहते हैं कि दरअसल इस तरह की जो गुफाएं होती थी उसके अंदर जब कोई भिक्षु बैठता था और अंदर बैठ के वो भिक्षु जब मंत्रों का उच्चारण करता था तो उसकी आवाज इको होती थी, और वो इको जब मंत्रों का एक साथ बहुत ज्यादा होता था तो मेडिटेशन की स्टेट में जाने में बहुत डीप, एक तो बहुत डीप तक जाया जा सकता था और जल्दी पहुंचा जा सकता था, क्योंकि बाहर की आवाज बिल्कुल भी अंदर नहीं आती थी। और वैसे भी जंगलों में रहती थी ये गुफाएं, तो बाहर की क्या ही आवाज आती होगी, और चिड़ियाओं के चहचहाने से ज्यादा क्या आवाज आती होगी, कभी कभी शेरों के दहाड़ने की आवाज आ जाया करती होगी। लेकिन ज्यादातर ये गुफाओं के अंदर रहने वाले भिक्षु जब मेडिटेशन करते थे, और जैसे कि मैंने कहा कि कोई मंत्र का उच्चारण करते थे, तो वही मंत्र वहां अंदर बार बार गूंजता रहता था और ध्यान लगाने में बहुत ज्यादा आसानी होती थी। साथ ही भिक्षुओं को ये गुफा मौसम के प्रहार से भी बचाती थी। भाई चाहे जो भी हो, एसिटिक हो या कोई भी हो, अगर वो मेडिटेशन करते होंगे और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाए तो परेशानी तो होती होगी, या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के मौसम में भी परेशानी होती होगी। इन गुफाओं की एक और ख़ास बात होती थी कि ये गुफाएं गर्मी के मौसम में अंदर से ठंडी रहती थी, और बहुत ज़्यादा जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी तो इनके अंदर गर्मी होती थी, जिसको हम कहते हैं नेचुरल एयर कंडीशनिंग। क्योंकि ये जो रॉक होती थी ये हीट ट्रैप करके रखती, तो ये हीट ट्रैप करके रखती थी रॉक, तो गर्मी के मौसम में ये हीट रात को रिलीज कर देती थी बाहर के एनवायरनमेंट में, क्योंकि गर्मी में बाहर जैसे ही ठंड पड़ती है तो ये रॉक अगर हीटेड है तो वो हीट बाहर की तरफ रिलीज कर देगी। सिमिलरली ये हीट ट्रैप करके रखती थी, और ठंड के मौसम में अंदर गर्मी बनी हुई रहती थी इसके अंदर। तो इस तरह से, हालांकि देखो कोई बहुत परफेक्ट तो नहीं होता था एयर कंडीशनिंग जैसा कि आजकल होता है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनिंग इसमें हुआ करता था। तो ये सारी पर्पसेस सॉल्व करती थी इस तरह की गुफाएं। बनाना इसको बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन मौर्यन एम्पायर के रूलर्स के पास में ऐसे कारीगर थे और उन कारीगरों को देने के लिए पैसे थे जो इस तरह की गुफाएं बनाई जा सकती थी। उसके बाद में अगला फोटोग्राफ हमको दिखाई देता है मौर्यन पिलर का। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चर का, जिसे मौर्यन पिलर भी कहा जाता है। अब मौर्यन पिलर की क्या खासियत है उसके बारे में हम लिख लेते हैं। ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री स्टैंडिंग पिलर्स। ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री स्टैंडिंग पिलर्स, यानी कि पिलर्स जनरली वो होते हैं जो किसी इमारत को या किसी स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए बनाए जाते हैं। हिंदी में इनको स्तंभ बोलते हैं। लेकिन ये जो मौर्यन पिलर्स की जब हम बात करते हैं तो ये फ्री स्टैंडिंग पिलर्स होते हैं, यानी कि किसी स्ट्रक्चर को सहारा देने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि इस तरह के पिलर्स किसी मैसेज को शोकेस करने के लिए, या किसी रॉयल एम्बलम को दुनिया के सामने दिखाने के लिए, या किसी बड़े अचीवमेंट को कमेमोरेट करने के लिए बनाए जाते थे। तो ये मौर्यन पिलर्स की क्या खासियत थी? तो एक तो ये कि फ्री स्टैंडिंग पिलर्स थे, दूसरा दे वेर मोनोलिथिक। मोनोलिथिक जो मैं बता चुका हूं कि एक ही चट्टान को काट कर बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर को मोनोलिथिक कहा जाता है। दूसरा होता है स्ट्रक्चरल, जहां पे आप कई दो तीन अलग अलग तरह के सरफेस, दो तीन अलग अलग तरह के मटेरियल्स को आपस में जोड़कर कुछ स्ट्रक्चर बना देते हो, तो वो स्ट्रक्चरल होता है। लेकिन एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया तो ये मोनोलिथिक होता है। और ये एक मोनोलिथिक पिलर का बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आप इस पिलर को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पिलर तीन अलग अलग मटेरियल्स को जोड़ के बनाया गया है, बट एक्चुअली ये एक ही चट्टान हुआ करती थी जिसको काट कर एक पिलर बनाया गया है। इस पिलर के सबसे ऊपर, यानी कि सबसे टॉप पर जो फिगर है उसको कहा जाता है एनिमल। उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है इसे कहा जाता है अबैकस। ये है इन्वर्टेड बेल, और दिस इज कॉल्ड एज शाफ्ट।
तो एक मौर्यन पिलर इतने पार्ट्स में डिवाइडेड था, लेकिन ये अलग अलग पार्ट्स जो होते थे एक ही चट्टान से काटकर बनाए गए थे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एनिमल, जब हम एनिमल की बात करते हैं, तो ये एनिमल इट इज कॉल्ड एज द फोर लायन कैपिटल, जो कहां से मिला है, फाउंड फ्रॉम सारनाथ, विच इज नियर वाराणसी। वही वाराणसी के पास में सारनाथ नाम की जगह से मिला है, जिसमें 4 एशियाई बब्बर शेर, 4 एशियाटिक लायंस आर सिटिंग बैक टू बैक, चारों एक दूसरे की बैक की तरफ, एक बैक टू बैक बैठे हुए हैं, एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। और इसीलिए किसी भी एंगल से जब आप इनको देखते हो तो आपको एक बार में 3 ही दिखाई देते, क्योंकि चौथा होता है पीछे, और सबसे पहले वाले का हेड इतना हाई दिखाई देता है कि कभी भी चौथे का हेड नहीं दिखाई देता है। उधर से आप देखोगे तो फिर आपको 3 दिखाई देंगे। तो ये 4 लायन कैपिटल है जो इस पिलर से हमको मिलती है, जो सारनाथ से मिलता है। और यही सिंबल आजादी के बाद हमारी सरकार ने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भी बना दिया था। दिस बिकेम द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। यू ऑल नो वेरी वेल, भारतीय सेना में जब कोई मेजर बनता है तो उनके जो शोल्डर्स होते हैं, उस शोल्डर के ऊपर जो रैंक होती है वो डिनोट करती है एक नेशनल एम्बलम से। तो ये जो नेशनल एम्बलम है, ये नेशनल एम्बलम ओरिजिनली मौर्यन पीरियड के इस पिलर से लिया गया है, जो कि इसके इंपॉर्टेंस को भी दिखाता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि कितना परफेक्टली बना हुआ था। कि जब भारत सरकार ने मौर्यन एम्पायर के इस चिन्ह को अपनाया तो उसको कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ी, एज इट इज उसको उठा लिया और एज इट इज उसको उठा के अपना राष्ट्रीय चिन्ह बना दिया था। ऐसा ही ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इस 4 लायन कैपिटल के अंदर आपको 4 बब्बर शेर मिलेंगे, मतलब मिलेंगे नहीं, आपको दिखेंगे 4 बब्बर शेर, एशियाई बब्बर शेर, एशियाटिक लायंस। और साथ ही साथ नीचे आपको एक हॉर्स और एक बुल भी दिखाई देगा, और उनके बीच में दिखाई देगा एक अशोक चक्र। ये जो अशोक चक्र यहाँ पे दिखाई, इसको अशोक चक्र नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक खुद बुद्धिज्म से बहुत प्रभावित थे, वो खुद बुद्धिस्ट हो गए थे, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, देखा नहीं था, पढ़ा था। और ये जो चक्र है जिसमें 24 स्पाइक्स हैं, ये जो 24 स्पाइक्स हैं ये धर्म चक्र प्रवर्तन से लिया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्धिज्म के अंदर उस इवेंट को कहा गया है जब लॉर्ड बुद्ध ने सारनाथ के अंदर पहली बार उपदेश दिए थे, और पहली बार उपदेश देकर अपने कुछ अनुयायी बना लिए थे, यानी कि कुछ अनुयायी उनके अपने आप बन गए थे। वहां से वो वैदिक धर्म के चक्र को जो रुका हुआ था घुमा दिया गया था। तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है बुद्धिज्म में, क्योंकि हमको ये सारनाथ से ही मिला है और इसमें भी एक चक्र मिला है, और इसीलिए माना जाता है कि ये चक्र, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द धर्म चक्र प्रवर्तन। बब्बर शेर शायद से मौर्यन साम्राज्य का ही राज्य चिन्ह राज चिन्ह रहा होगा, और इसीलिए यहाँ पे इन्होंने इस एम्बलम के अंदर उसको शो किया है। ऐसा ही एक और हमको मिला है, अ सिंगल लायन कैपिटल, अ सिंगल लायन कैपिटल has been found from, सॉरी, सिंगल लायन कैपिटल पिलर लिखेंगे अपन इसको, सिंगल लायन कैपिटल पिलर has been found from वैशाली, जो कि कहाँ पे है, बिहार में है। और सारनाथ कहाँ पे है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। तो हमको बिहार से भी एक ऐसा ही पिलर मिलता है, लेकिन उसके ऊपर सिर्फ एक ही बब्बर शेर बैठा हुआ है, तो उसको सिंगल लायन कैपिटल कहा जाता है। एंड दिस व्हाट वी गेट फ्रॉम द सारनाथ इज द 4 लायन कैपिटल। इट्स अ मोनोलिथिक पिलर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्किटेक्चरल मास्टरपीस ऑफ द मौर्यन पीरियड इज स्कल्पचर ऑफ
यक्ष एंड यक्षिणी। यक्ष और यक्षिणी, यक्ष के बारे में मैं कई अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं, एक बार फिर मैं बता देता हूं कि दरअसल यक्ष एक ऐसी प्रजाति मानी जाती है जो ह्यूमंस और देवताओं के बीच की प्रजाति मानी जाती है। दरअसल ऐसा माना जाता है इंडियन माइथोलॉजी में कि जो स्वर्ग होता है उस स्वर्ग की सुरक्षा का काम, उसकी पहरेदारी का काम यक्ष करते हैं। और धरती पर भी कुछ ऐसी जगह होती है जो देवताओं को बिलोंग करती है, वहां की रक्षा भी यक्ष करते हैं। तो यक्ष रियलिटी में होता या नहीं होता है, दैट इज नॉट एन इशू, हमारा उद्देश्य नहीं है पता करना, लेकिन यक्ष क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये देवता और मनुष्यों के बीच की एक योनि होती है, एक प्रजाति होती है। और ऐसे ही यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं हमको मौर्यन पीरियड के अंदर आधुनिक बिहार के पटना के पास से खुदाई में मिली है, बहुत सारी एक्सकेवेशन में हासिल हुई है, जिससे सिर्फ देखो इतना पता चलता है यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाओं से कि डेफिनेटली मौर्यन पीरियड के अंदर जो आर्टिशंस थे, उन आर्टिशंस ने मूर्तियां बनाने की स्किल को बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे डेवलप कर दिया था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की नियर परफेक्ट स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए हैं। बहुत ही, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छे स्कल्पचर्स उन्होंने बनाए हैं, जिसमें इंसानी शरीर को बहुत अच्छे से परफेक्टली दिखाया गया है। तो ये मौर्यन स्कल्पचर, अब बहुत ज़्यादा स्कल्पचर्स हमको नहीं मिलते इस तरह के यक्ष यक्षिणी, हमको एक तो बिहार से मिलते और मथुरा के आसपास से मिलते। लिख लेते अपन उसको, फाउंड फ्रॉम पटना एंड मथुरा रीजन। एक तो यक्ष का बड़ा इंपॉर्टेंस हुआ करता था एंशिएंट इंडिया के अंदर, लोग बहुत मानते रहे होंगे इनको। और दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे एंशिएंट इंडिया के, पटना और मथुरा, जहाँ पे हमको बहुत बड़ी बड़ी डायनेस्टीज ने रूल किया पाटलिपुत्र के अंदर, जो अब पटना कहलाता है। मथुरा एक कल्चर का बड़ा सेंटर रहा है एंशिएंट टाइम से ही, दोनों ही जगह से इस तरह के एविडेंसेस प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट इज अनदर मास्टरपीस ऑफ द मौर्यन आर्किटेक्चर एंड दैट इज कॉल्ड एज द स्तूप। और ये स्तूप भी कोई ऐसा वैसा स्तूप नहीं है, ये सबसे विशाल स्तूप है जिसको सांची स्तूप कहा जाता है। इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। देखिए सांची स्तूप जो है, अगर आर्किटेक्चरली हम देखें तो उसके ऊपर एक छतरी है, यहाँ पे हर्मिका है। मैं लिख देता हूँ उसको एक एक करके। सबसे ऊपर जो ये पार्ट है स्तूप का, दिस इज कॉल्ड एज छत्र, इसे छत्र कहा जाता है। ये छत्र के आसपास जो एक छोटी सी रेलिंग बनी हुई है, ये छत्र है। छत्र के आसपास जो रेलिंग बनी हुई है इसे हर्मिका। दैट हेमिस्फेरिकल शेप का जो ये जो डोम है, ये डोम कहा जाता है अंड। अंडा नहीं, अंड कहा जाता है, क्योंकि अंडे के जैसे शेप का होता है। तो ये हेमिस्फेरिकल डोम है। नाउ कम्स दिस पार्ट, जो ये अंदर आप देख रहे हो सर्कम नेविगेटरी पाथ, जिसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। एंड दिस रेलिंग इज कॉल्ड एज वेदिका। दिस रेलिंग इज कॉल्ड एज वेदिका एंड दीज गेट्स, जो अलग अलग गेट्स बने, जो द्वार बने हुए हैं, इन द्वारों को कहा जाता है तोरण। तो तोरण ये द्वार हो गए, रेलिंग वेदिका हो गई, ये हेमिस्फेरिकल डोम अंड हो गया, छत्र हो गया बीच में, और हर्मिका उसके आसपास उसको सराउंड करती है। ये इसका एक स्ट्रक्चरल, इसका एक ढांचा है। अब यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, दिस इज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। हालांकि ये जो बाहर की रेलिंग आपको दिखाई दे रही है, ये मौर्यन पीरियड में नहीं बनी थी, ये पोस्ट मौर्यन पीरियड में शुंग डायनेस्टी के रूलर पुष्यमित्र शुंग ने बनवाई थी। लेकिन बाकी का जो पूरा स्ट्रक्चर है स्तूप का, वो सम्राट अशोक के ज़माने में ही बना था, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के सांची में, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। स्तूप को बनाने का इंपॉर्टेंस क्या था? स्तूप्स आर जनरली एसोसिएटेड विद द डेथ ऑफ, और द स्तूप ऐसी जगह होती थी जहां पे कोई बुद्धिस्ट मॉन्क के रेलिक्स, यानी कि उनके कोई रिमेन्स, बॉडीली रिमेन्स रखे जाते थे। तो उसका उद्देश्य
किसी बॉडीली रिमेन्स को प्रिजर्व करना होता था उस बुद्धिस्ट मॉन्क की याद में या उसकी मेमोरी में। तो ये जो सांची स्तूप है इसके बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड बुद्ध के कुछ बॉडीली रिमेन्स इस स्तूप के अंदर प्रिजर्व करके रखे गए थे, और यही स्तूप का सिग्निफिकेंस होता है बुद्धिज्म के अंदर। जैसे कि इजिप्ट के अंदर किसी राजा की डेथ के बाद में पिरामिड बनाए जाते थे और राजा की बॉडी को अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता था। इजिप्ट में राजा को फेरो बोलते थे, तो फेरो की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा जाता था। सिमिलरली शायद इसी तरह का आर्किटेक्चर किसी बुद्धिस्ट मॉन्क की डेथ के बाद में भारत में स्तूप के रूप में बनाया जाना शुरू हुआ होगा। तो ये स्तूप है अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, ईंटों का बना हुआ है। ये जो बीच में जो आपको पूरा ये जिसको अपन ने अंड कहा है, हेमिस्फेरिकल शेप का जो ये डोम है, ये पूरा ईंटों का बना हुआ है, ब्रिक्स का बना हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ये ब्रिक्स उभरी हुई दिखाई भी देंगी। नाउ नेक्स्ट इज मौर्यन, दिस इज मौर्यन, दिस इज नॉट मौर्यन स्कल्पचर, लेट मी करेक्ट इट, इट इज द मौर्यन पैलेस। इट इज द मौर्यन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इसको एक और नाम से जाना जाता है वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य का ये लकड़ी का पैलेस है, जो कहां से मिला है? फाउंड फ्रॉम कुम्हारर ऑफ पटना। पटना के पास में कुम्हारर नाम की जगह से मिला है, जहां पे पहले पाटलिपुत्र रहा करा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह पर जब खोज करी, एक्सकेवेशंस किए, तो उनको यहां से क्या मिले? दे गॉट 64 वुडन पिलर्स हैव बीन फाउंड। 64 वुडन पिलर्स यहां से मिले हैं, और कई एंशिएंट लिटरेचर्स के अंदर वुडन पैलेस होने के एविडेंसेस मिले हैं मौर्यन पीरियड के अंदर। वो कौन कौन से लिटरेचर्स हैं? इंडिका describes about a wooden palace। और इसी के साथ में फायान, जो कि गुप्ता एज में आए थे और इस जगह को विजिट किया था, उन्होंने भी एक बड़े पैलेस के होने के यहाँ पे एविडेंसेस अपनी किताब के अंदर, अपने लिटरेचर के अंदर लिखे हैं। तो यहाँ पे एंशियंट लिटरेचर से हमको पता चलता है कि यार वुडन पैलेस हुआ करता था, और खुदाई में यहाँ पे 64 लकड़ी के स्तंभ मिलते हैं, खंबे मिलते हैं, जिससे इस बात को काफी बल मिलता है कि शायद यही वो साइट थी जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्यन रूलर्स का पैलेस हुआ करता था, जिसकी बड़ी तारीफ करी थी खास तौर पे मैगस्थनीज ने और फायान ने। तो ये सारे रहे मौर्यन पीरियड के आर्किटेक्चरल एविडेंसेस। अब हम बात करेंगे मौर्यन पीरियड की, कि मौर्यन पीरियड के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। क्योंकि मौर्यन पीरियड को जरा आप इस नक्शे में एक बार देखो तो आपको दिखाई देगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतने बड़े इलाके में ये लोग रूल करते थे। तो फिर जब इंडियन सबकॉन्टिनेंट के इतने बड़े इलाके में रूल करते थे तो कैसे करते थे, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा हुआ करता था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे आ जाता है कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन was highly centralized। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हाईली सेंट्रलाइज्ड, अत्यधिक केंद्रीकृत था। इसका मतलब यह होता है कि मौर्यन पीरियड के अंदर कैपिटल हुआ करती थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में रूलर बैठता था,
और रूलर ही अपनी मर्जी से जो नियम बनाता था पूरा देश उसके हिसाब से चलता था। दरअसल दो तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हो सकते थे, या तो ये डिसेंट्रलाइज्ड हो सकता था या ये हाईली सेंट्रलाइज्ड हो सकता था। डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता तो रूलर अपने अंडर में, अपने सबॉर्डिनेशन में कई रूलर्स को अलग अलग इलाकों में रूल करने देता। सारे रूलर्स अपने अपने इलाके में रूल करते, टैक्स कलेक्शन करते और उसका कुछ हिस्सा मेन रूलर को या सम्राट को दे देते। ये हो जाता डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि एक बड़े राजा या सम्राट के अंडर में कई दूसरे राजा हैं। लेकिन जब हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है तो इस हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर जो रूलर होता है उसके सबॉर्डिनेट में कोई रूलर नहीं होता है। उसके सबॉर्डिनेशन में ऑफिसर हो सकते हैं, गवर्नर्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक नियम चलता है पूरे देश के अंदर, एक सिक्का चलता है पूरे देश के अंदर। यह है हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे अगर हम अपने भारत की अगर आज बात करें तो क्या हमारे भारत को हम डिसेंट्रलाइज्ड माने, विकेंद्रीकृत माने या हाईली सेंट्रलाइज्ड माने, यानी कि अत्यधिक केंद्रीकृत माने? तो हमारा भारत आज इन दोनों के बीच में है, यानी कि केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स बहुत है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी अपनी कुछ पावर्स होती है जहां पे वो डिसीजन अपने हिसाब से ले सकती है। लेकिन मौर्यन पीरियड के अंदर सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में थी, प्रोविंसेस के पास में अपनी कोई पावर नहीं होती थी। उनका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन करना होता था उन पॉलिसीज को जो पॉलिसीज सेंट्रल से बन के आती थी। दिस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड। अगर हमारे देश में ऐसा हो जाए कि भाई दिल्ली से जो पॉलिसीज बनेगी केंद्र सरकार की वही सारे राज्यों में लागू होगी, तो फिर ये अत्यधिक केंद्रीकृत हो जाएगा। अभी हम विकेंद्रीकृत नहीं है, या फिर ऐसी पॉलिसी, या फिर कोई देश ऐसा हो, जो सपोज इंडिया को ही मान ले थोड़ी देर के लिए, कि इंडिया ऐसा हो जहां पर कि केंद्र सरकार तो हो एक, लेकिन केंद्र सरकार का बहुत लिमिटेड कंट्रोल हो स्टेट्स के ऊपर, और ज्यादातर पॉलिसीज स्टेट्स अपने हिसाब से ही बना रहे हैं, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए पासपोर्ट लग रहा है, वीजा लग रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट नियम बदल जा रहे हैं, तो फिर ये अत्यधिक विकेंद्रीकृत हो जाएगा, हाईली डिसेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। तो हम दोनों ही नहीं है, ना हम हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है ना हम हाईली सेंट्रलाइज्ड है, हम इन दोनों के बीच में है कि मेन पावर कमांड सेंटर के हाथ में है, लेकिन स्टेट्स को भी कुछ छूट मिली हुई है, उनके पास भी अपनी कुछ पावर्स है। तो आज ये कंडीशन है, लेकिन मौर्यन पीरियड में एब्सोल्यूटिज्म हुआ करता था, रूलर्स निरंकुश होते थे, एंड मौर्यंस कुड रूल सच अ लार्ज पार्ट सेंट्रली, इफ दे कुड दे डिड। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा, द गवर्नर्स एग्जीक्यूटेड। अच्छा, गवर्नर्स को बोलते क्या थे? गवर्नर्स को बोलते थे, मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे, आप सबको हिंदी तो आती होगी, इंग्लिश में गवर्नर्स बोलते थे, हिंदी में इनको बोलते थे राष्ट्रपाल, या फिर इनको कहते थे कुमारपाल। इन्हें राष्ट्रपाल या कुमारपाल कहा जाता था। और द गवर्नर्स एग्जीक्यूटेड रॉयल पॉलिसीज इन द प्रोविंसेस। अब प्रोविंसेस कौन कौन सी होती थी मौर्यन पीरियड के अंदर, ये भी लिख लेते हैं अपन। द मेजर प्रोविंसेस वेयर नॉर्थ से शुरू करते हैं प्रोविंसेस को। द मेजर प्रोविंसेस वेयर उत्तरापथ, उत्तरापथ मतलब बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न इंडिया का इलाका। देन केम अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र वॉज वेस्टर्न पार्ट एंड सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत और पश्चिम भारत का इलाका अवंती राष्ट्र हुआ करता था। देन, और पर्टिकुलरली अगर मैं पश्चिम भारत ना बोलूं तो मध्य भारत का जो ज्यादातर हिस्सा था दैट वाज अवंती राष्ट्र। देन केम
दक्षिणापथ, जो बिंदुसार ने साउथ इंडिया के किंगडम्स जीते थे, तो ये सदर्न प्रोविंस बन गया था मौर्यंस की। एंड देन केम वन मोर प्रोविंस जो एम्परर अशोक ने जीती थी, वो भी शामिल हो गई थी, दैट वाज कलिंग। और एक ऐसा प्रोविंस था जो फार वेस्ट में सिचुएटेड था, जो ऑटोनॉमस था, और उस प्रोविंस का नाम था सौराष्ट्र। ये जो सौराष्ट्र था, दिस वाज ऑटोनॉमस। ऑटोनॉमस का मतलब होता है ऐसा राज्य जहां पे अपने हिसाब से रूल चलता था, मतलब ये डिसेंट्रलाइज्ड था। यहाँ पे सेंटर का पूरा रूल नहीं चलता था, सिर्फ ये लोग टैक्स पे करते थे सेंटर को और अपने हिसाब से अपने इलाके को चलाते थे। जैसे कि आर्टिकल जो कश्मीर के अंदर पहले था कि कश्मीर पहले एक सेपरेट स्टेट हुआ करता था, और वो कश्मीर सेपरेट स्टेट होके ऑटोनॉमी रखता था। मतलब स्टेट तो भारत का ही था, लेकिन उसकी स्पेशल पावर्स थी, वो ऑटोनॉमी रखता था। वो ऑटोनॉमी खत्म हो गई। तो वैसे ही सौराष्ट्र जो हुआ करता था, सौराष्ट्र भी ऑटोनॉमी रखता था मौर्यन पीरियड के अंदर, सिर्फ वो टैक्स पे करता था मौर्यंस को। लेकिन ये सारे डायरेक्टली कंट्रोल में होते थे सेंटर के। उत्तरापथ की जो कैपिटल हुआ करती थी, वो तक्षशिला हुआ करती थी। अवंती राष्ट्र की जो कैपिटल हुआ करती थी, वो उज्जैनी हुआ करती थी, प्रेजेंट डे उज्जैन। दक्षिणापथ की जो कैपिटल हुआ करती थी, वो सुवर्णगिरी हुआ करती थी। कलिंग की जो कैपिटल हुआ करती थी, वो तौशाली हुआ करती थी। ये इनकी कैपिटल्स हुआ करती थी, ये प्रोविंसेस हुआ करते थे, और इन प्रोविंस में कुमारपाल या राष्ट्रपाल नाम के गवर्नर्स इस इलाके को, इन प्रोविंसेस को गवर्न किया करते थे, और इस तरह से मौर्यन एम्पायर का सारा सिस्टम चलता था। आगे लिख लेते अपन एक और पॉइंट इसमें। द राजुक्स एंड pradeशिक्स worked under the provincial governors. Provincial governors, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर्स होते थे, इनको भाई अकेले तो कर नहीं सकते थे, इनको सपोर्ट की जरूरत थी। तो इनके अंडर में राजुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी होते थे, जो कमिश्नर और कलेक्टर के लेवल के होते थे, और ये लोग इन गवर्नर्स की हेल्प किया करते थे प्रोविंसेस को गवर्न होने में। अगला पॉइंट यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, जो ये कहता है द पॉलिसी मेकिंग in the center was done by a council of ministers. Was done by a council of ministers, जिसको हिंदी में कहा जाता था मंत्री परिषद। इसे मंत्री परिषद कहा जाता था, इंग्लिश में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते थे। इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कौन कौन से मेंबर्स होते थे, यहां पे लिख लेते हम। सबसे पहले किंग, जो बाय डिफॉल्ट हेड भी होता था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर, जिसको प्रधान अमात्य कहते थे, फॉलोड बाय कमांडर इन चीफ, फॉलोड बाय रॉयल प्रीस्ट,
जो राजगुरु या जो राज पुरोहित होते थे वो भी इसका हिस्सा होते थे। एंड देयर वॉज ऑल्सो अ क्राउन प्रिंस, देयर वॉज ऑल्सो अ CROWN, ये तो ग्रोन ऐसा दिख रहा है कि ग्रोन लिख दिया मैंने, COWN, क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस का मतलब होता है युवराज, यानी कि अगर राजा की डेथ हो गई या राजा रिटायर हो गया तो उसके बाद में ये जो राजकुमार, जैसे एक राजा के बहुत बेटे होते थे तो उनमें से किसी एक को युवराज बना देते थे कि अगर उसकी डेथ हो गई या वो रिटायर हो गया तो उसकी जगह फिर वो बेटा लेगा जिसे युवराज घोषित किया हुआ होता था। तो ये जितने भी किंग, प्राइम मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, रॉयल प्रीस्ट, क्राउन प्रिंस, ये सब मिलकर मंत्री परिषद का हिस्सा होते थे। यही लोग पॉलिसी मेकिंग का काम करते थे और इसी पॉलिसी को पूरे देश में, पूरे साम्राज्य में इम्प्लीमेंट करवाया जाता था, जिसमें राष्ट्रपाल, कुमारपाल, प्रदेशक, राजोक, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। विलेज लेवल पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। विलेजेस को भी थोड़ी ऑटोनॉमी मॉडर्न पीरियड में हुआ करती थी और विलेजेस के अंदर जो लीड करते थे, जो एक एक विलेज के मुखिया जैसे होते थे, द विलेजेस वेर गवर्नड बाय, द विलेजेस वेर गवर्नड बाय ग्रामिक्स। वैदिक पीरियड में भी हमने देखा था कि जो गांव होते थे, ग्राम होते थे, उन ग्रामों के जो हेड होते थे, उनके जो लीड होते थे, उनको ग्रामीणी कहा जाता था। मौर्यन पीरियड में भी गांवों के हेड हुआ करते थे और उन्हें ग्रामिक कहा जाता था। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है मौर्यन पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ, जिसको आप नोट कर लो, इस पर मैं डबल स्टार मार्क लगा रहा हूं क्योंकि एक ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिरी में लिख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है ये, दरअसल ये पॉइंट है क्या, क्या कहता है ये पॉइंट। The cities in Mauryan Empire, the cities in Mauryan period were governed separately by a municipal corporation. The cities during the Mauryan period was governed by a separate municipal corporation। और ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलती, इसका सोर्स क्या है, वो भी अपन आगे लिख लेते हैं। This fact is evident by the Indica। नाउ यू नो इंडिका किसकी किताब थी, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने इंडिका के अंदर ये कहा है कि जो मौर्य साम्राज्य में नगर होते थे, जो बड़े बड़े नगर होते थे, उन नगरों के अंदर कई काउंसिल्स होते थे और ये काउंसिल्स नगरों को गवर्न करते थे। जैसे कि आज हम देखते हैं कि शहरों के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं और ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस शहरों का पूरा प्रशासन देखते हैं, उसका मैनेजमेंट देखते हैं, वाटर मैनेजमेंट देखते हैं, सड़कें देखते हैं, ग्रीनरी की देखते हैं, बात करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को वो लोग देखते हैं। तो वैसे ही उस समय भी नगरों के अंदर इंडिका में बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखते हैं मैगस्थनीज जैसे लिखते हैं कि भाई मौर्यन पीरियड में जो नगर होते थे, जो सिटीज होती थी, उसके अंदर अगर कोई फॉरेनर आता था, कोई भी फॉरेनर आता था तो उस फॉरेनर का पूरा डेटा लिया जाता था। भाई आप कौन हो, कौन से देश से आए हो, कब तक यहाँ पे रुकोगे, किसके यहाँ पे रुकोगे, सारी इंफॉर्मेशन ली जाती थी। सिमिलरली ये भी पता चलता है कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था मौर्यन पीरियड के अंदर,
नगर में कोई बच्चे का भी जन्म होता था तो उस बच्चे के जन्म का डेटा भी कलेक्ट किया जाता था कि भाई आज नगर में कितने बच्चों का जन्म हुआ। सिमिलरली अगर किसी की डेथ होती थी तो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता था कि भाई नगर में किसकी डेथ हुई है। इसके अलावा अलग अलग गिल्ड्स बने हुए थे। मर्चेंट्स का एक पूरा का पूरा लॉबी बना हुआ था जो ये तय करते थे कि शहर में व्यापार कैसा होगा, किस तरह की कीमतें रखी जाएगी। या फिर आर्टिशंस यानी कारीगरों का एक पूरा ग्रुप हुआ करता था जो ये मैनेज करता था कि शहर के अंदर जो दुकानें हैं जहाँ, और या दुकानें हैं या जो इंडस्ट्री है जहाँ पे शिल्पकारी हो रही है या किसी और तरह की कोई कारी हो रही है, उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। तो ऐसी रेगुलेटरी बॉडीज हुआ करती थी और ऐसी रेगुलेटरीज बॉडीज मिलकर शहर को चलाया करती थी, नगरों का प्रशासन किया करती थी। और इसकी जानकारी जो भी मैंने बताया, सारी जानकारी हमको मेगास्थनीज की किताब इंडिका से प्राप्त होती है। तो इस तरह हमको पता चलता है कि गांव के लेवल से लेके, शहरों के लेवल से लेके, प्रोविंसेस के लेवल से लेके तो सेंटर के लेवल तक, इस स्लाइड में हमने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सबकी बात कर ली मौर्यन एम्पायर की। तो आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मौर्यंस का कि किस तरह का होता था। नेक्स्ट वी कम अबाउट द इकोनॉमी इन द मौर्यन पीरियड। मौर्यंस ऐसा नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट the most important source of Mauryan economy was agricultural tax। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो मौर्यन इकोनॉमी को बनाता था, देखियो क्या होता है कि अब जैसे अपन ने स्लाइड में बात करी कि अपन ने देखा कि कुमारपाल होता था, राष्ट्रपाल होता था, बड़ी बड़ी प्रोविंसेस होती थी, राजूक, प्रादेशिक, ग्रामिक जैसे अधिकारी होते थे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन जो लोग चलाते थे, जो अधिकारी थे, फ्री में तो नहीं चलाते थे, ये सैलरीज लेते थे। तो ये सैलरीज देने के लिए पैसा कहाँ से आता था भाई? कितना आखिर पैसा हो सकता है कि इंडिविजुअल के पास कि वो पूरे देश के अंदर, पूरे बड़े साम्राज्य के अंदर अलग अलग जगह अधिकारियों को अपॉइंट कर दे, फिर उस सब के बाद एक बहुत बड़ी आर्मी भी होती थी, उसको भी पे करना होता था। इसीलिए मौर्यंस के लिए ज़रूरी था कि वो अपने कंट्री से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करें। उसी जनरेट किए हुए रेवेन्यू से वो इस देश को, इस साम्राज्य को चला सकते थे। तो इसका जो मेन सोर्स था, सबसे ज़्यादा जो पैसे मिला करते थे मौर्यंस को, वो पैसे मिला करते थे एग्रीकल्चरल टैक्स से। कितना लिया जाता था एग्रीकल्चरल टैक्स? The agricultural tax was collected between 1/6 to 1/4 of the total produce। सपोज आपकी 10 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ जमीन से आपने जितना भी प्रोडक्शन किया उसका 1/6 से लेके 1/4 के बीच में आपसे टैक्स लिया जाएगा। 1/6, 1/4 इस बात पे डिपेंड करता था, या 1/5 इस बात पे डिपेंड करता था आपकी ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, आपके यहाँ बारिश कितनी होती है, क्या आसपास कोई नदी मौजूद है, और जो फसल आप उगा रहे हो उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है, वो कितना एक्सपोर्ट होती है या बहुत लिमिटेड एरिया में ट्रेड होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के अलग अलग किसानों से अलग अलग तरह का टैक्स लिया जाता था, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था टैक्स का मौर्यन पीरियड के अंदर, जो मेजर टैक्स भी था। मतलब ज़्यादातर जो, अगर खजाने में मैं देखूं कि भाई आधा खजाना इसी टैक्स से भरते थे मौर्यंस, लेकिन और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्सेस थे जिनसे उनको पैसा मिलता था। जैसे कि दूसरा इंपॉर्टेंट है, मौर्यंस प्रोवाइडेड इरिगेशन फैसिलिटी।
Mauryans provided the irrigation facility and collected water tax and collected water tax from those who availed the facility. जो किसान मॉरियंस इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे नहरें बना बना के, और जो किसान इन नहरों के पानी का उपयोग करते थे अपनी खेती को बढ़ाने के लिए, उन किसानों से अलग टैक्स लिया जाता था। वो जो टैक्स होता था वो टैक्स कहलाता था, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस टैक्स वॉज कॉल्ड एज वाटर टैक्स, जिसको अपन लोग हिंदी में जल कर भी बोलते हैं। वैसे वाटर टैक्स भी ये लोग कलेक्ट करते थे, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता था मौर्यन पीरियड की इकोनॉमी का, मौर्यन खजानों को भरने का। नेक्स्ट इज, लेकिन इसके अलावा भी मौर्यंस के पास में बहुत सोर्सेस होते थे, जैसे मौर्यंस had monopolized few commodities such as कौन कौन सी कॉमोडिटीज थी जो मॉरियंस ने मोनोपोलाइज कर दी थी? सॉल्ट, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनिंग, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिकर, यानी कि शराब। मॉरियंस को ऐसा लगा था कि ये जो कॉमोडिटीज हैं ये बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, और इसलिए मॉरियंस ने अपनी पावर का यूज़ करके ये तय किया कि सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और सेलिंग सिर्फ गवर्नमेंट करेगी। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और सेल सब गवर्नमेंट करेगी। मतलब सॉल्ट प्रोड्यूस का प्रोडक्शन नहीं होगा, सॉल्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक्सट्रैक्शन और दूसरा कहते हैं प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद में सेलिंग, ये सब गवर्नमेंट करेगी। माइनिंग यानी कि जितने भी मिनरल्स वगैरह निकालने होते हैं ये काम भी एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, सेल गवर्नमेंट करेगी। सेम विद द लिकर यानी कि शराब की, इसको बनाना, इसका प्रोसेसिंग करना बनाने के प्रोसेस में, और इसको सेल करना ये गवर्नमेंट करेगी। तो आज भी गवर्नमेंट ही करती ज़्यादातर राज्यों के अंदर, आई थिंक ज़्यादातर राज्यों के अंदर या तो सरकार डायरेक्टली करती है, शासकीय दुकानें होती है, या फिर सरकार किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, ठेका दे देती है, और फिर सरकार को पैसा देते हैं बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा देते सरकार को, फिर सरकार उनको कॉन्ट्रैक्ट देती कुछ सालों के लिए। तो आज भी लिकर सेल तो सरकार की निगरानी में ही चलता है, आज भी ये सरकार की निगरानी में ही चलता है। सरकार की निगरानी से बाहर अगर कहीं लिकर सेल होता है तो वो अवैध शराब कहलाती है। ये तब भी बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट करती थी, ये अब भी बहुत हाई रेवेन्यू जनरेट करती है, और मॉरियंस ने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था, तो तभी उन्होंने उसको मोनोपोलाइज करना शुरू कर दिया था। इसी के साथ साथ मौर्यंस ऑल्सो earned revenue from Mauryans also earned the revenue from foreign, या ऐसा नहीं लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं दूसरी, आपको बहुत अच्छे से समझाते हुए लिखता हूं उसको डिटेल में। Mauryans collected tax, Mauryans collected sales tax and
कॉमोडिटी टैक्स फ्रॉम द ट्रेडर्स। तो जो मौर्यंस होते थे अपने व्यापारियों से सेल्स टैक्स लेते थे और कॉमोडिटी टैक्स लेते थे। मौर्यन एम्पायर के दौर में जितना भी व्यापार होता था डेजिग्नेटेड मार्केट में होता था, यानी कि एक मार्केट डिजाइन था। सपोज कोई बहुत बड़ा मैदान है, ग्राउंड है, तो मौर्यंस ने उसको मार्केट बना दिया। अब जितनी भी दुकानें, किसी भी इंसान को अगर व्यापार करना है शहर के अंदर, तो उसको उसी ग्राउंड में अपनी दुकान लगानी पड़ेगी। तो भाई सबसे पहले तो दुकान लगाने का कुछ किराया देना पड़ता होगा, ये पूरी कमाई सरकार की जेब में जाती थी। फिर जब दुकान में वो अपनी सामग्री यानी कि अपनी कॉमोडिटीज लेके आते थे, तो वो कॉमोडिटीज के ऊपर एक टैक्स लगता था जिसको कॉमोडिटी टैक्स भी कहा जाता था, या उसको हम वस्तु कर कह लें। फिर अगर वो कॉमोडिटी सेल हो जाती थी तो सेल होने के ऊपर भी एक टैक्स लगता था जो सेल्स टैक्स कहलाता था। हालांकि ये व्यापारियों के ऊपर इतना बोझा नहीं होता था इसमें। जैसे सपोज ये कॉमोडिटी है, सपोज ये वाटर बॉटल है। अब ये वाटर बॉटल जैसी 1000 वाटर बॉटल मैं लेके आ गया मार्केट में बेचने के लिए। अब ऐसी 1000 वाटर बॉटल में मार्केट में लेके बेचने के लिए आया, तो सरकार मुझसे सपोज 1% टैक्स लेगी इसके ऊपर। तो 1000 वाटर बॉटल्स जो शायद 50 रुपए की सेल होगी, उसके ऊपर मैंने पर बॉटल 1 रुपये टैक्स दिया। तो मैं कितनी बॉटल लेके आया था मैं भूल गया, लेकिन 1000, हाँ 1000 बॉटल लेके आया था मैं। तो मैंने 1000 रुपये सरकार को इस चीज़ के दिए कि ये बॉटल मैं ले जाऊंगा और इसको सेल करूंगा, तो ये कॉमोडिटी टैक्स हो गया। फिर ये बॉटल जो है, ये बॉटल मैंने सेल कर दी, ये बेच दी आपको। अब इस बॉटल को जब मैंने बेचा तो मैंने आपको 50 रुपये में बेचा। अब 50 रुपए की बॉटल मैंने आपको बेची, मुझे सपोज 25 रुपए की पड़ी थी, तो 25 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो ये जो सेल है इसके ऊपर भी सपोज सरकार ने 5% टैक्स ले लिया। तो अब जो 50 रुपए है उसके ऊपर 5% टैक्स लगा, जितना भी लगा, मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है, तो सपोज मैं मान लेता हूँ कि 2.5 रुपये या 5 रुपये लगा, 5 रुपये मान लेते एक राउंड फिगर में। तो ये 5 रुपये जो टैक्स लगा ये अब दुकानदार यानी कि मैं दूंगा आपको। तो 1 रुपये मैंने टैक्स दिया आपको कॉमोडिटी के नाम पे, 5 रुपये मैंने टैक्स दिया आपको सेल के नाम पे, तो 6 रुपये मैंने सरकार को टैक्स दिया। लेकिन अभी भी मुझे जो 25 रुपए का फायदा हुआ था उसमें से 6 ही गए हैं, यानी कि 19 रुपए का फायदा अभी मुझे है। तो ये दुकानदार भी यानी कि ट्रेडर भी फायदे में होता था, और सरकार को 6 रुपए मिल गए एक बॉटल से, सिर्फ एक बॉटल से, क्योंकि बॉटल बहुत सारी थी तो मैंने उस समय 1000 बता दिया था। अब ये इमेजिन करो कि इतना बड़ा साम्राज्य, और उस साम्राज्य के अंदर लाखों लाखों तो नहीं लेकिन कुछ 100 शहर रहे होंगे, और हर शहर के अंदर इस तरह के हजारों व्यापारी रहे होंगे, और हजारों व्यापारी से डेली बेसिस पे उनको इतने पैसे मिलते थे सेल्स टैक्स और कॉमोडिटी टैक्स के नाम पर। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये रेवेन्यू भी कितना ज्यादा रहा होगा। ये वो सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस थे जिनसे मौर्यन एम्पायर के रूलर्स ने अपनी तिजोरियां, अपने खजाने को भरा था, और इसी खजाने से वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करते थे, सैलरीज प्रोवाइड किया करते थे, और इस साम्राज्य को नियंत्रित करके रखते थे। तो दिस इज हाउ द मौर्यंस रूल्ड द सोसाइटी, रूल्ड द एम्पायर। नाउ कम्स सोसाइटी इन द मौर्यन पीरियड। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो जो है इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूं आपको। अकॉर्डिंग टू इंडियन लिटरेचर्स, अकॉर्डिंग टू इंडियन लिटरेचर्स, मौर्यन सोसाइटी वॉज क्लासिकल 4 वर्ण बेस्ड। यानी कि जो इंडियन लिटरेचर्स हैं वो ये बताते हैं कि मौर्यन काल में जो समाज होता था वो 4 वर्णों पे आधारित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ये इंडियन लिटरेचर्स है। एक फॉरेन लिटरेचर है जो थोड़ी अलग बात करता है, और उसका नाम है इंडिका। इंडिका ऑफ मैगिस्थनीज
Indica of Megasthenes mentions about society divided in 7 classes. मेगास्थनीज का इंडिका सोसाइटी को 7 वर्गों में विभाजित करके रखता है। मतलब क्लासिकल इंडियन लिटरेचर्स बताते हैं कि 4 वर्ण के ऊपर आधारित समाज था। इंडिका में मेगास्थनीज ने इसको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी थी? पहली कैटेगरी जो मेगास्थनीज ने बताई थी वो थी कैटल रियरर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो इन्होंने बताई थी वो थे फार्मर्स। तीसरी कैटेगरी जो इन्होंने मेंशन करी है वो है ट्रेडर्स। चौथी कैटेगरी जो ये मेंशन करते हैं वो है सोल्जर्स। पांचवी कैटेगरी जो वो मेंशन करते हैं वो है आर्टिशंस यानी कारीगर। छठी कैटेगरी जो वो मेंशन करते हैं वो है ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स और सातवीं कैटेगरी जो वो मेंशन करते हैं दीज आर स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स। तो मेगास्थनीज ने भारत के समाज को एक अलग गॉगल से देखा, एक अलग एस्पेक्ट से देखा। उन्होंने कैटल रीयरर्स देखे, फार्मर्स देखे, ट्रेडर्स देखे, सोल्जर्स देखे, आर्टिशंस देखे, ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स देखे और स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स देखे और इस तरह से 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बट एक्चुअली न मेगास्थनीज गलत थे न ये लिटरेचर्स गलत थे। बात एक ही थी। बात कैसी थी? इनमें से कुछ वर्ण ब्राह्मण थे, कुछ वर्ण क्षत्रिय थे और बाकी शूद्र थे और कुछ वैश्य थे। जैसे इनकी बात करें तो ये वर्ण भारतीय अपनी नजर से देखता तो इनको नाम देता ब्राह्मण्स। ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स कोई भारतीय अपनी नजर से देखता तो नाम देता क्षत्रिय। प्रशासन करने वाला भी क्षत्रिय होता है, युद्ध करने वाला भी क्षत्रिय होता है। आर्टिशंस कोई अपनी नजर से देखता इंडियन तो उसको नाम देता शूद्र। सोल्जर्स क्षत्रिय, ट्रेडर्स वैश्य, फार्मर्स वैश्य। फार्मर्स वैश्य और शूद्र का एक इंटरमीडिएटरी पार्ट है बट अभी अपन उसको वैश्य में कंसिडर कर लेते हैं। कैटल रियरर्स शूद्रास। तो अगर एक नजर से देखा जाए, इंडियन नजरिए से देखा जाए तो ये जो 7 कैटेगरीज मेगास्थनीज ने बताई ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में ही आ रही थी। लेकिन मेगास्थनीज ने कोई प्रभाव नहीं लिया भारतीय सिस्टम से। उसको जैसा जो दिखाई दिया उसने वैसा लिख दिया। एक और अच्छी बात है कि मेगास्थनीज के ऊपर कोई दबाव नहीं था कि ऐसा ही लिखो, उसको जो दिखाई दिया उसने वैसा लिख दिया। लेकिन ये फैक्ट है कि मेगास्थनीज ने सोसाइटी को 7 पार्ट में डिवाइड किया है और ये आपको याद रखना है। तो मौर्यन पीरियड की सोसाइटी में यही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सोसाइटी ऑफ मौर्यन पीरियड हो चुका है, जरूरत नहीं है। कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मौर्यंस। भाई इतने बड़ा साम्राज्य, जितने अच्छे अच्छे रूलर्स, क्यों पतन हो गया इनका? क्या वजह थी? एक एक करके डिस्कस करते। पहला, द पार्टीशन ऑफ एम्पायर आफ्टर द डेथ ऑफ एम्परर अशोक। सम्राट अशोक की 232 बीसी में डेथ हुई, 185 बीसी में साम्राज्य खत्म। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारियों के बीच में ये एम्पायर का पार्टीशन होने लग गया था। दूसरा, शेयर वास्टनेस ऑफ एम्पायर एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सम्राट अशोक के समय ये साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि इसको एक्चुअली मैनेज करना और रूल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और तीसरा पॉइंट उसमें ऐड होता है कि वीक रूलर्स आफ्टर एम्परर अशोक, कि भाई अगर एम्परर अशोक के बाद कोई स्ट्रांग रूलर आते तो शायद इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते, बट ऐसा नहीं हुआ। उनके बाद जो रूलर्स आए वो सब कमज़ोर साबित हुए, तो इतने बड़े एम्पायर को बिखरना ही था।
पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर आफ्टर अशोक, जो कि अपन बात कर ही चुके हैं। फॉरेन इन्वेजन, भाई बहुत सारे इंडो ग्रीक्स जो बैठे हुए थे, भाई चंद्रगुप्त ने तो सेल्यूकस को हरा दिया था, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान में अभी भी इंडो ग्रीक्स बैठे हुए थे, आज के अफगानिस्तान में। और ये इंडो ग्रीक्स ने देख लिया था कि अब भारत में कोई बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर नहीं बची है और भारत में हमला करके ज़मीनें हथियाई जा सकती है, अपने साम्राज्य बनाए जा सकते हैं। तो फॉरेन इन्वेजन्स हो गए और इनकॉम्पिटेंट रूलर की वजह से इंटरनल रिवोल्ट हुए। पुष्यमित्र शुंग जो कि मिनिस्टर थे खुद मौर्यन रूलर बृहद्रथ के, ये अपने ही रूलर के अगेंस्ट रिबेलियन करते और अपने ही रूलर के अगेंस्ट रिबेलियन करके उसकी हत्या करते और उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करते। तो इंटरनल रिबेलियन भी हुए। अब इंटरनल रिबेलियन क्यों हुए, क्यों पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करी, ये अब अपन पोस्ट मौर्यन एज में देखना शुरू करेंगे। और इसी के साथ शुरुआत होती है पोस्ट मौर्यन एज की। अब पोस्ट मौर्यन एज क्या है, नाम से तो जाहिर है, पोस्ट यानी बाद का, मौर्यन यानी कि मौर्यन। तो मौर्यंस के बाद का जो युग है वो पोस्ट मौर्यन एज है। लेकिन आज 2022 भी तो मौर्यन के बाद का ही एज है, तो क्या इसको भी हम पोस्ट मौर्यन बोलेंगे? नहीं। गुप्त साम्राज्य के उदय और मौर्य साम्राज्य के पतन के बीच का जो भारत का इतिहास है उसे मौर्योत्तर काल कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में पोस्ट मौर्यन एज कहा जाता है। The period of Indian history between the decline of the Mauryans and the rise of Gupta Empire is called as the post-Mauryan age. समझ में आ गया होगा। पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर कोई एक बड़ी पैरामाउंट पावर नहीं थी। अगर कोई एक बड़ी पैरामाउंट पावर होती तो हम इस एज को उस पावर के नाम से जानते, जैसे गुप्ता एज को हम गुप्ता एम्पायर के नाम से जानते, मौर्यन एज को हम मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते। लेकिन इस एज को हम किसी एक डायनेस्टी के नाम से नहीं जानते, इसको हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड बोलते। क्यों? क्योंकि कोई एक ऐसी डायनेस्टी थी ही नहीं जो पूरे सबकॉन्टिनेंट को डोमिनेट करके पैरामाउंट पावर बन जाए। और इसीलिए इस फेज में हमको कई पावर्स देखने को मिलती है जो भारत के अलग अलग इलाके में रूल किया कर रही थी अलग अलग वक्त में। जैसे अगर शुंग पावर की मैं बात करूं तो इन्होंने ज्यादातर ईस्ट, सेंट्रल एंड नॉर्थ सेंट्रल इंडिया पे रूल किया। पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तर मध्य भारत के इलाकों में रूल किया। कण्व की बात करें तो कण्व ने पूर्वी भारत पे रूल किया, ईस्टर्न इंडिया पे रूल किया। सातवाहंस की बात करें तो सातवाहंस ने ज्यादातर डेक्कन इंडिया में रूल किया, डेक्कन एंड वेस्टर्न इंडिया। छेदी डायनेस्टी की बात करें तो छेदी डायनेस्टी ने कलिंग में रूल किया। सिमिलरली कुछ ऐसी पावर्स भी थी पोस्ट मॉर्यन एज में जो भारत की नहीं थी, बाहर से आ गई थी। मैंने बताया ना कि मॉर्यंस वीक हो गए थे, और क्योंकि मॉर्यंस वीक हो गए थे तो इस बात का फायदा उठा के कई फॉरेन पावर्स भारत में आकर अपने अपने किंगडम्स एस्टैब्लिश करने लगती है, जिनमें से ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल करती है अलग अलग वक्त पे, एक के बाद एक। तो उसी ऑर्डर में मैं आपको बताता हूं कि इंडो ग्रीक, सीथियंस, पार्थियंस और कुशाण्स, ये चार बड़ी फॉरेन पावर्स आती भारत में और ज्यादातर उत्तर पश्चिम और उत्तर के इलाके में रूल करती। जैसे ग्रीक्स की बात करें तो नॉर्थ, वेस्टर्न एंड नॉर्थ इंडिया। सीथियंस की बात करें तो सीथियंस ने भारत के अलग अलग जगहों पर रूल किया था, लेकिन मेनली सीथियंस की जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच थी वो वेस्टर्न इंडिया में रूल करती। पार्थियंस नॉर्थ वेस्ट तक ही लिमिटेड रह जाते हैं, नॉर्थ में भी नहीं पहुंच पाते, तो पार्थियंस नॉर्थ वेस्ट तक ही रूल करते हैं। कुशाण्स, कुशाण्स ऐसे रूलर थे जो सेंट्रल एशिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इतने नॉर्थ सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया तक रूल करते। बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन फिर भी ये वेस्ट सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन इंडिया में इनका कोई प्रेजेंस नहीं था, इसलिए ये भी एक पैरामाउंट पावर नहीं बन पाती। पर अपन लिख लेते कि भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ रूल किया। तो इन्होंने उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और कुछ ईस्ट के इलाकों तक रूल किया था।
उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व भारत के तरफ इनका साम्राज्य फैला हुआ था। तो ये वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी डायनेस्टीज हैं जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में भारत के अलग अलग इलाके में डोमिनेट करती हैं अलग अलग वक्त में, और कुछ न कुछ छोटी मोटी अपनी छाप छोड़ के जाती है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें तो आपको पता चलेगा कि शुंग, कण्व, सातवाहन और छेदी ज्यादातर मध्य भारत में, उत्तर मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, डेक्कन इंडिया में, कलिंग के यानी कि आज के ओडिशा के इलाके में रूल करते हैं। तो अगर जैसे मैं भारत का ये नक्शा जैसे रफली बनाता हूं, इसमें मैं पाकिस्तान को भी जोड़ देता हूं, क्योंकि पाकिस्तान भी उस समय इंक्लूडेड था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब इसमें मैं आपको नीले रंग में वो जगह बता रहा हूं जो ज्यादातर फॉरेन रूलर्स ने रूल करी। तो ये नीले रंग की पहली जगह हम देख लेते हैं जो ज्यादातर फॉरेन रूलर्स के द्वारा शासित रही। ये जो पूरा उत्तर भारत था, उत्तर पश्चिमी भारत मतलब आज का पाकिस्तान, कश्मीर के इलाके, नॉर्दर्न इंडिया के इलाके, कुछ राजस्थान तक के इलाके, ये इलाके लार्जली फॉरेन पावर के द्वारा शासित रहे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। और अब मैं वो बनाता हूं आपको कि भैया इसमें नॉर्दर्न इंडिया को भी अपन इंक्लूड कर लेते हैं ना, नॉर्दर्न इंडिया के भी इलाकों तक फॉरेन पावर ज्यादातर फैली हुई होती थी। और अब ऑरेंज कलर में वो इलाके मार्क करते हैं अपन जहां पे इंडियन पावर्स ज्यादा रूल करती थी पोस्ट मॉडर्न एज के अंदर। तो अच्छा, फॉरेन पावर जो थी इधर भी आ गई थी, बहुत लंबे समय तक रूल किया था फॉरेन पावर ने इस इलाके के अंदर भी। सीथियंस ने काफी स्ट्रांग हो गए थे सीथियंस यहाँ पे। अब बात करते हैं इंडियन पावर्स की कि इंडियन पावर्स का जो ज्यादातर डोमिनेशन था वो कहाँ पे था। इंडियन पावर यहाँ से शुरू हो जाती थी, आज के प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य भारत के इलाके, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार का इलाका, बंगाल बांग्लादेश वाले इलाके, आसाम तक के इलाके, फिर इधर फर्दर और डेक्कन में निकल जाते हम। तो ये डेक्कन के रीजन, कलिंग का एरिया, मतलब लगभग सारा पूरा भारत, इसके अलावा इंडियन पावर्स के द्वारा ही रूल किया जाता रहा। तो ये डिफरेंस था कि जो नीले रंग में इंडिकेटेड है यहां पे भी अपन लिख देते हैं फॉरेन रूलर्स, और इस रंग से हमने लिख दिया है इसको नेटिव रूलर्स, जो कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता है कि मौर्यन पीरियड के बाद में कोई एक बड़ी पावर नहीं रह जाती, दो भागों में भारत बट गया, एक विदेशी शासकों द्वारा शासित और एक भारत देशी शासकों द्वारा शासित। और देशी में भी कोई एक नहीं, कई डायनेस्टी, और विदेशियों में भी कोई एक नहीं, कई डायनेस्टीज। तब एक एक करके इन डायनेस्टीज के बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स हुआ करते थे इन डायनेस्टीज के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शुंग डायनेस्टी की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुंग डायनेस्टी का जो ज्यादातर फैलाव था वो यहाँ पे इस नक्शे में आप देख रहे हो मध्य भारत और उत्तरी मध्य भारत और उत्तर प्रदेश के इलाके तक फैला हुआ था। इसका फाउंडेशन पुष्यमित्र शुंग नाम के एक ब्राह्मण कमांडर इन चीफ ने किया था। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था, लेकिन साथ ही साथ मौर्यन साम्राज्य का कमांडर इन चीफ भी था, जो ये बताता है कि वर्ण सिस्टम मौर्यन पीरियड में फ्लेक्सिबल हुआ करता था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग को इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ केपेबल नहीं है, और उनके रहते विदेशी आक्रमणकारी घुसे चले आ रहे, भारत में हमला कर रहे हैं, लोगों को लूट खसोट रहे हैं। तो ऐसे में ये जरूरी था कि कोई ऐसा इंसान सिंहासन के ऊपर बैठे जो योद्धा हो, जो योद्धा प्रवृत्ति का हो, टेंडेंसी का हो, और वो फॉरेन इन्वेडर्स को रोके। और शायद इसीलिए सारे मिनिस्टर, सारे सैनिक, सारे दूसरे ऑफिसर्स यही चाहते थे, और इन सबके चाहने की वजह से ही पुष्यमित्र शुंग ने कदम उठाया होगा
हत्या करी बृहद्रथ की, मौर्य साम्राज्य का अंत किया 185 बीसी में और शुंग डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया। लेकिन बाय दैट टाइम मौर्यन सिकुड़ के बहुत छोटे हो गए थे, तो जो शुंगू को मिला वो सिर्फ बिहार और उसके आसपास का इलाका था। वहां से फिर इन्होंने फर्दर एक्सपेंशन किया था आगे की तरफ, तो वो अपन देख लेते हैं कैसा क्या एक्सपेंशन किया था इन्होंने। He expanded the Magad Empire up to Central India by 2 अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि ये ब्राह्मण थे, वैदिक रिलीजन को फॉलो करने वाले थे, इसीलिए इन्होंने जब टेरिटोरियल एक्सपेंशन किया तो अश्वमेध यज्ञ भी किया। और इनके अश्वमेध यज्ञ को किसने परफॉर्म किया? महर्षि पतंजलि ने उस यज्ञ को इनके लिए किया था, जो कि एक बहुत बड़े हिस्टोरिकल फिगर है जो उस वक्त यानी कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड में रहते थे। मैंने रीलिंग के बारे में भी बताया था कि इन्होंने सांची स्तूप के अराउंड एक रीलिंग बनाई थी, जो ये बताता है कि ये सेक्युलर नेचर के थे। इनके बाद इनका बेटा अग्निमित्र आता है, जो विदर्भ के इलाकों को जीत लेता है। ये जो आपको एक्सपेंशन दिख रहा है दक्षिण की तरफ शुंग एम्पायर का, ये विदर्भ है, यानी कि महाराष्ट्र का ईस्टर्न इलाका। तो इसको अग्निमित्र जीत लेता है, जिसका जिक्र हमको मालविकाग्निमित्रम नाम के लिटरेचर में मिलता है, जो गुप्त काल में कालिदास नाम के स्कॉलर ने लिखा था। साथ ही साथ इस एम्पायर से या इस दौर से हमको एक पिलर इंस्क्रिप्शन मिलता है, जिसको हीलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 110 यहाँ पे एडी लिखा हुआ है। इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं, एडी नहीं है ये, इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन। ये है बीसी, लगभग 110 बिफोर क्राइस्ट, 110 बीसी के आसपास हीलियोडोरस नाम का कोई ग्रीक एम्बेसडर यहाँ पे इनके यहाँ आया था। और वो ग्रीक एम्बेसडर को भारत की संस्कृति, वैदिक धर्म इतना अच्छा लगा कि वो खुद एक वैदिक धर्म का अनुयायी, फॉलोअर बन गया। और उसी कमेमोरेशन में आज के विदिशा नाम की जगह पे, जैसे कि लिखा हुआ ना यहाँ पे विदिशा, जो कहाँ पे विदिशा, ये विदिशा मध्य प्रदेश में है। तो इसी विदिशा में एक बड़ा पिलर निर्माण करवाया गया, जिसको हीलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, जिस पिलर से हमको ये जानकारी मिलती है कि हीलियोडोरस वैदिक रिलीजन में कन्वर्ट हो गया था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भागभद्र उस समय रूलर था शुंग डायनेस्टी का, जो यहाँ लिखा हुआ है। और एक और चीज, ये पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन था जिसमें यूज ऑफ संस्कृत, क्योंकि हमको मौर्यन साम्राज्य के जितने भी अभिलेख मिले वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में मिले, और उत्तर पश्चिम में जो मिले हैं वो ग्रीक आर्मेइक लैंग्वेज में मिले। लेकिन पहली बार ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। पूरा संस्कृत में नहीं था वो, सिर्फ संस्कृत लाइंस उसके अंदर कुछ जगह थी। तो पहली बार संस्कृत लाइंस हमको किसी अभिलेख में यहाँ पे मिलती है, हीलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन, विदिशा मध्य प्रदेश। शुंगास का फिर ग्रेजुअली डिक्लाइन हो जाता 75 बीसी तक आते आते, और फिर उसके बाद में कण्व डायनेस्टी आती। लेकिन अब आप देख रहे हो कि कण्व डायनेस्टी काफ़ी सिकुड़ गई है, स्क्वीज हो गई, और वापस बिहार और उसके आसपास के इलाके तक पहुंच गई। क्यों? क्योंकि कण्व अच्छे रूलर नहीं थे, कण्व अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स या मिलिट्री लीडर साबित नहीं हुए। यहाँ पे भी वही कहानी होती। वासुदेव कण्व नाम का एक मिनिस्टर होता है शुंग डायनेस्टी का, जो अपने ही रूलर देवभूति को मार डालता है, और उसके बाद कण्व डायनेस्टी की शुरुआत होती है। लेकिन जैसे कि आगे लिखा हुआ है कि एक कण्व डायनेस्टी कमजोर डायनेस्टी थी, सुशर्मन इसका लास्ट रूलर था, और फिर ये डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई थी पूरी तरह से। और उसके बाद उत्तर भारत में एक बहुत ताकतवर डायनेस्टी आती है, जिस, माफ कीजिएगा, उत्तर भारत नहीं, डेक्कन इंडिया और दक्षिण, डेक्कन मतलब कि दक्षिण, ये वाला जो महाराष्ट्र का इलाका है दक्षिण है, और फार साउथ में हम इसको दक्षिण कहते हैं। तो अपर डेक्कन रीजन में एक पावर आती है जिसे सातवाहन कहा जाता है, जिनको पुराणों में आंध्र भृत्य भी कहा गया है। आंध्र भृत्य का मतलब होता है ऐसे योद्धा जो आंध्र से आते थे और अपनी मिलिट्री सर्विस दिया करते थे मौर्यंस को। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो काफ़ी सोल्जरली क्वालिटीज़ लिए हुए लोग थे और अपनी मिलिट्री सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे, इसलिए पुराणों में इनको आंध्र भृत्य भी कहा गया है। लेकिन आगे चल के इनके इंस्क्रिप्शंस में हमको जो नाम इनका पता चलता है वो सातवाहन्स होता है।
ज्यादातर इनका साम्राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आज के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में फैला हुआ था। लेकिन कभी कभी जब इनके बहुत स्ट्रांग रूलर्स आए थे तो उन्होंने इस साम्राज्य को कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश तक भी फैलाया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं रहा। सिर्फ कुछ ताकतवर रूलर्स के दौर में ही ऐसा हो पाया। क्योंकि इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था तो इनकी राजधानी भी दो हुआ करती थी। पहली और इम्पोर्टेंट राजधानी थी इनकी प्रतिष्ठान, जिसको आजकल महाराष्ट्र में पैठन भी कहा जाता है। दूसरी राजधानी इनकी अमरावती में हुआ करती थी, जो कि आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। इस डायनेस्टी का फाउंडेशन करने वाला इंडिविजुअल सिमुक के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली उसका नाम कुछ ऐसा रहा होगा, श्री मुख। तो ओरिजिनल नाम तो श्रीमुख रहा होगा, लेकिन प्राकृत में श्रीमुख बन गया सिमुक। तो सिमुक जो है इनकी डायनेस्टी का फाउंडर माना जाता है। लेकिन इनकी डायनेस्टी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आता है वो गौतमी पुत्र सातकर्णी आता है। दे वर द फर्स्ट नेटिव इंडियन रूलर्स टू इशू देयर ओन कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट्स ऑफ रूलर। जनरली भारत की जो रूलर्स होते थे उनके जो सिक्के होते थे, एक तो वो पंच मार्क्ड होते थे, जिसको हिंदी में कहते आहत सिक्के, और साथ ही साथ इन सिक्कों में उनके रूलर्स की कोई इंफॉर्मेशन जनरली नहीं होती थी। लेकिन सातवाहन्स वो पहले इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने अपने सिक्कों में अपने शासकों की इमेज बनानी शुरू करी, और इमेज बना के शासकों के टाइटल्स भी लिखने शुरू किए। जैसे मैं आपको एक फोटोग्राफ के थ्रू बताता हूं कि कैसा इन्होंने किया था। ये जो सिक्का आप देख रहे हो, ये सिक्के इंडियन रूलर्स के नहीं है, ये सिक्के हैं फॉरेन रूलर्स के, यानी कि इंडो ग्रीक्स के। लेकिन इस सिक्कों में आप देख रहे हो इंडो ग्रीक रूलर की इमेज बनाई हुई है, उसके टाइटल्स लिखे हुए हैं, टाइम लाइन लिखा हुआ है। सिक्के के दूसरे साइड पे भी रूलर की इमेज है, हाथी के ऊपर सवार। ये सिक्के ज्यादातर फॉरेन रूलर्स ने इशू किए थे भारत में, लेकिन पहला इंडियन रूलर या पहले इंडियन रूलर्स जिन्होंने इस तरह के सिक्के इशू किए थे वो ये थे, यानी कि सातवाहन्स हुआ करते थे। This practice was started by Gautamiputra Satkarni, who derived the practice from Western Scythians after defeating them. Western क्षत्रप या इनको सीथियंस भी कहते हैं। तो मैंने बताया ना कि फॉरेनर्स के अंदर ये टेंडेंसी होती थी ऐसे सिक्के बनाना जिसमें वो अपने राजा की इमेज रखते थे। तो ये इन्होंने शकों से सीखा, इनको शक भी बोलते थे। सीथियंस को शक भी कहा जाता था हिंदी में। द कॉइन लेजेंड्स वेर इन प्राकृत लैंग्वेज। इनके सिक्कों के ऊपर जो भाषा मिली है वो प्राकृत मिली है, यानी कि इनके दरबार में भी प्राकृत भाषा ज्यादा बोली जाती थी। कुछ कॉइन्स दक्षिण में मिले हैं जिसमें तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषा का भी प्रयोग किया गया है। दे पैटर्नाइज प्राकृत मोर देन संस्कृत, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। दे सपोर्टेड बोथ बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म ऑल्दो दे वर हिंदूज एंड क्लेम्ड ब्राह्मणिकल स्टेटस। वैसे ये खुद तो ब्राह्मण माने जाते हैं या क्षत्रिय माने जाते हैं, लेकिन ये बौद्ध धर्म को भी अच्छा आदर सत्कार देते थे। इन्हीं के ज़माने में अजंता की गुफाओं का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि ओरिजिनली बुद्धिस्ट केव्स हुआ करती थी और इन्हीं के इलाके में हुआ था। तो जाहिर है कि ये लोग दूसरे रिलीजन्स को भी फंड्स देते थे, डोनेशंस देते थे, पैट्रनेज प्रोवाइड करते थे। इनफैक्ट जो इनकी दूसरी राजधानी है अमरावती, उस अमरावती के अंदर बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स आपको आज भी मिलते हैं, जिसमें से ज़्यादातर बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स इन्हीं के दौर में बने हुए थे, जो अगेन इंडिकेट करता है कि अगर कोई रिलीजन फ्लरिश करना चाहता था इनके इलाके में, इनके रूल में, तो वो इनके रिलीजन से अलग भी था तो वो फ्लरिश कर पाया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी एक बहुत ताकतवर रूलर था इस डायनेस्टी का, सबसे ताकतवर माना जाता है। He defeated Greeks, Pahlavs and Scythians. इन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी जिसमें शायद मेनली वो लड़ाई सीथियंस के अगेंस्ट थी, मेनली वो लड़ाई सीथियंस के अगेंस्ट थी। लेकिन उसमें कुछ पहलव भी रहे होंगे, इंडो पार्थियंस, और कुछ ग्रीक्स भी रहे होंगे, तो इसीलिए ये कहा गया है कि इन्होंने तीनों को हराया था। His kingdom ran from कृष्णा in the south. दक्षिण में कृष्णा नदी से, उत्तर में मध्य प्रदेश के मालवा और पश्चिम में गुजरात के सौराष्ट्र तक ये इनका किंगडम फैला हुआ था। इन्होंने सीथियन रूलर
नहपान को डिफीट किया था, जो बहुत ताकतवर रूलर था, उज्जैन का शक रूलर था, फॉरेन रूलर था। जैसे कि मैंने आपको इस नक्शे में बताया था कि सीथियंस जो हुआ करते थे, ये रहा नक्शा। इस नक्शे में मैंने आपको बताया था कि जो नीली लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करी थी, तो एक सीथियन पावर थी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग, और बिल्कुल उनसे लगता हुआ जो ये टेरिटरी थी, ये सातवाहंस की टेरिटरी हुआ करती थी। इसीलिए इन लोगों के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते रहते थे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट में डिफीट कर दिया था सीथियन रूलर नहपान को, और उनके कुछ इलाके को कुछ समय के लिए जीत लिया था। इन्हीं गौतमी पुत्र सातकर्णी ने एक टाइटल अज्यूम किया था, एक ब्राह्मण, मतलब कि प्रोबेबली ही वाज सुप्रीम अमंग द ब्राह्मण्स और ही वाज द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्राह्मणिकल रिलीजन। इन दोनों में से एक बात इस टाइटल से कंक्लूड की जाती कि या तो वो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ था, या फिर वो ब्राह्मण धर्म का रक्षक या संरक्षक हुआ करता था। इनकी मदर गौतमी बालाश्री थी, और इसीलिए ये गौतमी पुत्र कहलाते थे। Hence his name was Gautamiputra. He was succeeded by his son Vashishtiputra Shri Pulumavi or Pulumavi II. इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, most of his information is obtained from Nasik inscription. Nasik inscription by his mother, जो इनकी मदर ने लिखी थी। इनकी मदर ने नासिक इंस्क्रिप्शन लिखी थी, और उसी नासिक इंस्क्रिप्शन से इनके सारे अचीवमेंट्स के बारे में हमको ज़्यादातर जानकारी मिलती। बाकी कुछ जानकारी इनके सिक्कों से मिलती। ज़्यादातर सिक्के इनके लेड के बने हुए थे, पीबी यानी कि लेड के बने हुए थे। फिर हम बात करते हैं कलिंग की एक डायनेस्टी की, जिसका नाम था छेदी डायनेस्टी। अभी जो छेदी डायनेस्टी थी, इस छेदी डायनेस्टी की ज़्यादातर इंफॉर्मेशन हमको हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसका फोटोग्राफ आपके स्क्रीन के सामने है। ये भी एक क्या थी, ये भी एक मोनोलिथिक रॉक कट केव। इट वॉज ऑल्सो अ मोनोलिथिक रॉक कट केव, जिसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई है उससे हमको ये पता चलता है कि अराउंड 100 ईयर्स बीसी, जीसस क्राइस्ट के जन्म के लगभग 100 साल पहले का जो दौर था, फर्स्ट सेंचुरी बीसी हम उसको कह लें, उस दौर में कलिंग में खारवेल नाम का राजा रूल करता था, जो जैन रिलीजन का फॉलोवर था, बड़ा कॉन्करर भी था, और साथ ही साथ उसने जैन मॉन्क्स के लिए इस तरह की गुफा का निर्माण करवाया था, जहां पे जैन मॉन्क्स रह सकते थे और जैन मॉन्क्स रह के मेडिटेशन कर सकते थे। इन्हीं इंस्क्रिप्शन में उसको एक ऐसा राजा बताया है जिसने कई बड़ी ताकतों को हराया, सातवाहनों को भी हराया, इंडो ग्रीक्स को भी हराया, सीथियंस को भी हराया, पार्थियंस को भी हराया। बाकी ऐसा कोई दूसरा एविडेंस नहीं मिलता जिससे पता चले कि हाँ ऐसा सच में खारवेल ने किया था। ये हो सकता है कि इन पावर्स ने अलग अलग वक्त में खारवेल के राज्य के ऊपर हमला किया हो और खारवेल अपने आप को डिफेंड करने में कामयाब रहा हो, और वही ग्लोरी इन इंस्क्रिप्शंस में दीवार पे इस गुफा की लिखी हुई हो। क्योंकि ये तो नहीं लगता कि खारवेल अपनी टेरिटरी से निकला और उसने कई राजाओं को डिफीट कर दिया। अगर ऐसा होता तो खारवेल के एविडेंसेस हमको पश्चिम भारत, डेक्कन भारत या उत्तरी भारत से भी मिलते, पर ऐसा नहीं हुआ है, तो हम यही मानते हैं। आज के उड़ीसा के भुवनेश्वर के करीब निकट ये केव सिचुएटेड है, एंड फोटोग्राफ इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। अ मस्ट इट इज लुकिंग लाइक अ मस्ट विजिट प्लेस। अब हम बात करते हैं फॉरेन डायनेस्टीज की। ये नक्शा गलत है, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं नक्शे को। इस नक्शे को हम करेक्ट कर देते, यहां पे ये नक्शा नहीं आना चाहिए था।
पर कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट हो जाएगा। इसी ड्राइंग करनी पड़ेगी। अब इंडो ग्रीक्स का एरिया मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे कि इंडो ग्रीक्स का कौन सा एरिया था। कौन से रंग से मार्क करें इंडो ग्रीक्स का एरिया? रेड कलर से मार्क कर देते इंडो ग्रीक्स का एरिया। इंडो ग्रीक्स लार्जली किस इलाके में रूल किया करते थे? खैबर के दर्रे के इलाके, पाकिस्तान के इलाके, बलूचिस्तान तक के इलाके, कश्मीर के इलाके, कश्मीर के ज़्यादातर वेस्टर्न इलाके, पंजाब के इलाके, हरियाणा के इलाके और उत्तरी राजस्थान तक के इलाके। कुछ इस तरह का जो इलाका हुआ करता था, ये इलाका हुआ करता था इंडो ग्रीक्स का इलाका। ज़्यादातर इस इलाके में फैलाव था इंडो ग्रीक्स का। फाउंडेड बाय डेमेट्रियस द फर्स्ट, इसका जो फाउंडर था उसका नाम याद रख लेना बस आप, उसका नाम था डेमेट्रियस द फर्स्ट। ओरिजिनली ये लोग अफगानिस्तान के रूलर्स थे, लेकिन अफगानिस्तान में दूसरी पावर्स ने इनको खदेड़ दिया था, तो ये भारत में पंजाब के इलाकों को जीत लेते। पहले मौर्यन पीरियड के वीक होने पर ये भारत में हमले करते और हमले करके ये यहाँ तक पहुंच जाते उत्तर प्रदेश में और यहाँ तक पहुंच जाते सेंट्रल इंडिया तक। इतने हमले ये करते हैं उज्जैन और साकेत तक। लेकिन जब इन पे खुद हमला हो जाता है इनकी टेरिटरी में, तो इनको वापस लौट के जाना पड़ता है अपने आप को बचाने के लिए, और इस तरह से फिर ये वापस चले जाते हैं। तो ये इलाका तो फिर शुंग आ जाते हैं, तो शुंग इस इलाके को डोमिनेट कर लेते, तो ये इलाका उनके हाथ में नहीं आ पाता है। लेकिन उत्तर पश्चिम के इलाके पे इंडो ग्रीक्स अपना कंट्रोल बना के रखते। और ऐसा करने वाला पहला रूलर कौन था? डेमेट्रियस द फर्स्ट। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी साकल, जो शाकल या साकल के नाम से भी जानी जाती थी। प्रेजेंट डे पाकिस्तान के सियालकोट के शहर को ही एंशिएंट इंडिया में साकल कहा जाता था। इट्स ग्रेटेस्ट रूलर वॉज मिनांडर हु एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड बिकेम मिलिंद। जब हम बुद्धिज्म पढ़ रहे थे तो एक लिटरेचर मैंने आपको बताया था मिलिंद पंढो, जिसमें मैंने बताया था कि कहानी है मिलिंद पंढो, किस तरह से एक इंडो ग्रीक रूलर मिनांडर नाक्सेन नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क के इन्फ्लुएंस में आके बुद्धिज्म को एम्ब्रेस करता है और बुद्धिस्ट हो जाता है। तो ये उसी रूलर को इंडो ग्रीक डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर बताया गया है। एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था भारत के कल्चर में, और वो था मोल्डेड कॉइन्स, मोल्डेड गोल्ड कॉइन्स। मोल्डेड गोल्ड कॉइन्स कैसे होते थे? ये जो सिक्के मैंने आपको दिखाए थे, यही मोल्डेड गोल्ड कॉइन्स हैं। दरअसल ये सिक्के ऐसे सिक्के होते थे जो कि सांचे में ढले हुए सिक्के होते थे। इंडियन सिक्के कैसे होते थे? पंच मार्क्ड कॉइन्स होते थे, आहत सिक्के होते थे। लेकिन ये सिक्के किसी सांचे में, मोल्ड में पिघले हुए धातु को डाल दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था, और फिर थोड़ी देर बाद उसको खोल दिया जाता था। जब मेटल ठंडा हो जाता था तो जो भी सांचे का आकार होता था वो आकार वो ले लेता था। तो इस तरह के सिक्के सबसे पहले भारत में इशू करने वाले जो रूलर्स रहे थे वो इंडो ग्रीक्स रहे थे। इंडिया विच सून बिकेम अ ट्रेंड, और जल्दी ही ये एक ट्रेंड बन गया भारत के अंदर, क्योंकि और भी ऐसे कई दूसरे रूलर्स थे जो इसी तरह के सिक्के इशू करने लग गए थे, और फिर भारत में इस तरह के सिक्के बहुत प्रचलित हो गए। तो ये ट्रेंड बना दिया था इन्होंने भारत में। बाद में इंडो ग्रीक्स को डिफीट करके सीथियंस या शक आ जाते हैं और वो उनकी जगह ले लेते हैं, क्योंकि ये डायनेस्टी भी लगभग 10 एडी तक आते आते, एडी नहीं, अगेन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, बीसी, 10 बीसी तक आते आते ये इंडो ग्रीक्स भी पूरी तरह से एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद में इंडो ग्रीक्स के बाद में जो अगले रूलर्स आते हैं वो सीथियंस आते हैं। लेकिन सीथियंस जो रूलर्स आते हैं उनके बारे में और पोस्ट मॉडर्न पीरियड के इस चैप्टर के आगे के जो लेक्चर्स हैं वो अब अपन अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।